सभी को नमस्कार। आज इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे भौतिक भूगोल में जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायु दाब का क्षैतिज वितरण। वायु दाब के बारे में हमने पूर्व में अध्ययन किया था कि वायु दाब क्या है, किससे प्रभावित होता है, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, और पृथ्वी पर यह वायु दाब किन स्थानों पर अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, किन क्षेत्रों में अधिक हो और किन क्षेत्रों में वायु दाब कम पाया जाता है। धरातल पर वायु दाब की जो वास्तविक वितरण है, इसको दर्शाने के लिए समदाब रेखाएं खींची जाती है। इन समदाब रेखाओं के द्वारा वायु दाब को दर्शाया जाता है। समदाब रेखाएं वैकल्पिक सममूल्य रेखाएं हैं जो समान वायु दाब वाले स्थानों को परस्पर मिलाते हुए खींची जाती है। भूमंडल पर वायु दाब का अध्ययन करने के लिए जनवरी तथा जुलाई की जो समदाब रेखाएं होती है वो सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि इस समय जहां उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है। हम वायु दाब का अध्ययन करते हैं तो उससे पहले हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में भी समझ लेते हैं कि यह क्या होता है और किस स्थिति को यह प्रदर्शित करता है। हम चक्रवात की बात करें तो चक्रवात एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, गर्त होता है जहां पर वायु दाब कम पाया जाता है, कम मिलता है, जबकि प्रतिचक्रवात जहां वायु दाब अधिक पाया जाता है, अधिक मिलता है। यदि हम मानचित्र में समदाब रेखाओं का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इन समदाब रेखाओं के द्वारा जो वायु दाब है, जो वायु दाब का क्षैतिज वितरण है, उसे हम भली प्रकार से समझ सकते हैं। यदि हम जनवरी माह की जो समदाब रेखाएं लेते हैं तो इन समदाब रेखाओं के द्वारा हम इस मानचित्र में देखते हैं कि इस समय जनवरी माह में उत्तरी धरातल पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है, विशेषतः महाद्वीपों का मध्यम भाग, चाहे वो एशिया का हो, यूरेशिया का हो, जबकि दक्षिणी भाग में कुछ स्थिति अलग होती है। जनवरी माह की जो समदाब रेखाएं, इनको देखने पर हमें यह स्थिति मिलती है कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों में या महासागरों का अधिक विस्तार होने के कारण, जलीय मात्रा अधिक मिलने के कारण वायु दाब समान मिलता है, क्योंकि यहां तापमान भी समान होता है। जब हमने तापमान का वर्णन किया था तो वहां देखा था कि जल का स्वभाव होता है कि वो जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा नहीं होता, और धाराओं के द्वारा, तरंगों के द्वारा उनका जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित या चलता रहता है। इससे इन क्षेत्रों का जो तापमान होता है वो समान होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता के कारण यहां जो स्थिति है समदाब रेखाओं की वह विकृत मिलती है हमें, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में
सरल रूप में मिलती है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों में अधिक विस्तार के कारण समदाब रेखाएं प्राय सीधी मिलती है, सरल मिलती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जल और स्थल के विषम वितरण के कारण समदाब रेखाएं काफी विकृत हो गई है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, जैसा कि इस मानचित्र में हम देख पा रहे हैं। चाहे वह प्रशांत महासागर का क्षेत्र हो, अलास्का वाला क्षेत्र हो, चाहे एशिया का मध्य भाग हो, इसमें गोबी का मरुस्थल, चाइना का उत्तरी भाग, साइबेरिया वाला क्षेत्र, अमेरिका का मध्य भाग, जहां अधिकतम तापमान हमें मिलता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो अधिकतम तापमान हमें दिखाई दे रहा है वह महासागरों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनवरी के माह में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और स्थल अधिक गर्म होते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ जो तापमान है अधिक होता है और वायुदाब कम होता है। उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब के प्रमुख क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि मध्य एशिया, जहां सबसे अधिक तापमान 1032 मिलीबार से भी अधिक हमें मिलता है। 1032 की समदाब रेखाएं वो मध्य एशिया में है, गोबी के मरुस्थल वगैरह में है। इसके अलावा इसी माह में उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं हम, तो यहाँ 1020 मिलीबार जो तापमान हमें मिलता है वो तापमान उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में और उत्तरी कनाडा के अंतर्गत मिलता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं पश्चिमी सहारा क्षेत्र की, तो यहां पर भी अधिक तापमान मिलता है, लगभग 1020। यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में उच्च जो दाब क्षेत्र है, वायु दाब क्षेत्र है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जो अधिकतम तापमान है वह तापमान धरातलीय भाग पर न होकर जलीय क्षेत्र में है, जिसमें हम देख पा रहे हैं जैसे हिंद महासागर का दक्षिणी भाग, प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग। दक्षिणी गोलार्ध में सामान्य जो स्थिति हमारे सामने भर के सामने आती वो यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भागों की तुलना में सागरीय भागों में, सागरीय जल में अधिकतम तापमान हमें प्राप्त होता है। जैसे 1020 मिलीबार हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में, 1020 मिलीबार प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में, या यूं कहेगा दक्षिणी पूर्वी भाग में, और अटलांटिक महासागर का भी जो दक्षिणी भाग है उसमें अधिकतम तापमान हमें प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में हम देखते हैं, यदि हम दाब प्रवणता की बात करते हैं, अधिकतम और न्यूनतम दाब का जो क्षेत्र है, तो हमें अधिकतम तापमान 1032 मिलीबार से भी अधिक मिलता है, और इसी क्षेत्र में तापमान लगभग 1017 मिलीबार या 1008 11 मिलीबार भी हमें इसमें मिलता है। इसके अलावा बात करें हम 1005 मिलीबार उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और 1008 मिलीबार और 1002 मिलीबार जो तापमान है वो उत्तरी गोलार्ध में दिखाई। इसी के साथ उत्तरी गोलार्ध का जो उत्तरी भाग है वहां 999 मिलीबार हमें वायुदाब मिलता है। कहने का अभिप्राय है कि अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर है उत्तरी गोलार्ध में 1032 से 996, 999, इसे कहते हैं दाब प्रवणता। दाब का जो अंतर है वह उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, जबकि हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं
तो यहाँ दाब प्रवणता हमें कम दिखाई देती है। यदि हम न्यूनतम वायु दाब के क्षेत्रों की बात करें तो हमें उत्तरी गोलार्ध में आइसलैंड, एलुसियन द्वीप, और अधिकतम वायु दाब की जब बात कर रहे थे हम, तो हमें दिखाई दे रहा था मध्य एशिया में उत्तरी अमेरिका का यूएसए वाला भाग, कनाडा वाला भाग आदि। तो इस प्रकार हमने जो मानचित्र में देखा, उससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो उत्तरी, या यूं कहे कि जनवरी माह की जो समदाब रेखाएं, वह रेखाएं निम्नलिखित तथ्यों को स्पष्ट करती है, जैसा कि अभी हमने मानचित्र में देखा था। ये रेखाएं निम्नलिखित तथ्यों को स्पष्ट करती है। इससे नंबर 1 बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में समदाब रेखाएं प्राय सीधी होती है, जैसा कि अभी हमने मानचित्र में देखा। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की अधिकता है, जलीय भाग ज्यादा है, अधिक मात्रा में, इस कारण वहां तापमान और वायु दाब की जो स्थिति होती है वो लगभग अक्षांशों के समानांतर होती है, सीधी होती है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता के कारण समदाब रेखाएं काफी विकृत हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और इसका मुख्य कारण है उत्तरी भाग में स्थल और जल का विषम वितरण पाया जाना। यदि हम बात करते हैं नंबर 3 की, हमने जैसा उस मानचित्र में देखा कि उत्तरी गोलार्ध में जो उच्च वायु दाब के क्षेत्र है वो मध्य एशिया, जिसमें हमने देखा था लगभग 1032 मिलीबार वायु दाब था। यूएसए की बात करते हैं हम, और उत्तरी कनाडा की बात करते हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ का भी अधिकतम तापमान लगभग 1020 मिलीबार के समथिंग। इसी के अलावा हमने अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिमी सहारा वाला क्षेत्र देखा था, वहां पर भी हमें अधिकतम तापमान प्राप्त हुआ। कहने का अर्थ यह कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहां जो अधिकतम तापमान है वह महाद्वीपों के मध्य भागों में हमें प्राप्त हुए, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो उच्च वायु दाब के क्षेत्र थे वह हमें महासागरों में मिले, चाहे वह दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो, चाहे दक्षिणी हिंद महासागर हो, चाहे वो दक्षिणी प्रशांत महासागर हो, जहां पर हमें लगभग 1020 मिलीबार वायुदाब मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं दाब प्रवणता। जैसा कि हमने उसमें देखा था कि महाद्वीपों के मध्य भाग में उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम तापमान पाया जाता है, जबकि ध्रुवीय भाग में आइसलैंड द्वीप और एलुसियन द्वीप जहां न्यूनतम वायु दाब पाया जाता है। तो जो वायु दाब का जो अंतर है वो तीव्र पाया जाता है। इस वजह से वायु दाब जो प्रवणता है वो अधिकतम पाई जाती है, तीव्र पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें न्यूनतम वायु दाब के क्षेत्र की, तो ये क्षेत्र आइसलैंड द्वीप तथा एलुसियन द्वीप थे। अधिकतम वायु दाब की जब हमने बात की थी तो मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका ये भाग प्रमुख थे जहां अधिकतम वायु दाब मिलता है। यह भाग महाद्वीपों का मध्य भाग है जहां वायु दाब की अधिकता है। इसी प्रकार हम जुलाई माह की जब समदाब रेखाओं का अध्ययन करते हैं
तो वहां स्थिति कुछ अलग मिलती है हमें। वहां जो समदाब रेखाएं, जो वायुदाब है, उसकी स्थिति में भी हमें अंतर मिलता है। क्योंकि जनवरी का जो माह होता है उस वक्त उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती, और शीत ऋतु में जब तापमान की प्राप्ति कम होती है तो इस क्षेत्र में वायुदाब अधिक होता है। जबकि जनवरी माह में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होने के फलस्वरूप तापमान की अधिकता के कारण वहां औसतन जो वायुदाब हमें प्राप्त होता है वह कम होता है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में। इसी प्रकार हम जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई या जून जुलाई की बात करते हैं हम, तो उत्तरी गोलार्ध में इस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इस वक्त शीत ऋतु होती है। जहां शीत ऋतु होगी तापमान कम होगा, सौरिक ताप की प्राप्ति कम होगी, और जहां ग्रीष्म ऋतु होगी वहां सौरिक ताप की प्राप्ति अधिक होगी, सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होगी, तापमान अधिक होगा। जब तापमान अधिक होगा उत्तरी गोलार्ध में तो वायुदाब कम होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जब तापमान कम है तो वहां वायुदाब अधिक होगा। हम मानचित्र में जुलाई माह की जो समदाब रेखाएं उनका अध्ययन करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जिस प्रकार हमने जनवरी माह में जो समदाब रेखाएं देखी थी उसी प्रकार सागर में अक्षांशों के समानांतर हमें दिखाई देती है, एकदम सरल के रूप में हमें दिखाई देती है, सीधी समदाब रेखाएं हमें दिखाई देती है। जबकि वो स्थिति हमें जनवरी माह की तरह उत्तरी गोलार्ध में विकृतिपूर्ण समदाब रेखाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो जुलाई माह में हम देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जो समदाब रेखाएं होती है वो अक्षांशों के समानांतर होती है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में ये विकृति और अधिक हमें दिखाई देती है, गोलाकार रूप में हमें दिखाई देती है, सेलों के रूप में हमें दिखाई देती है, कोशिका के रूप में हमें दिखाई देती है, गोलाकार आकृति एक सेल प्रक्रम के रूप में हमें दिखाई देती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मात्र कुछ स्थानों पर ही इस प्रकार की समदाब रेखाएं में दृष्टिगोचर होती दिखाई देती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में विशेषतः गोलाकार विकृत आकृति में हमें अधिक मात्रा में समदाब रेखाएं दिखाई देती है। ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध में स्थल पर कम दाब के क्षेत्र पाए जाते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि जब ग्रीष्म काल होता है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी होती है तो अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप तापमान अधिक होता है, और जहां का तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब कम होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कर्क रेखा के आसपास वाला जो भी क्षेत्र धरातली भाग है वहां पर हमें न्यून वायुदाब दिखाई दे रहा है, चाहे वह दक्षिण पश्चिमी एशिया हो अर्थात खाड़ी देश, थार का मरुस्थल, जहां भी हमें न्यून वायुदाब क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं वह एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। यदि हम दक्षिणी मध्य एशिया में न्यून वायुदाब देखते हैं तो यहां पर हमें 1002 मिलीबार वायुदाब दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम जो वायुदाब है वह हमें महासागरों में दिखाई दे रहा है, जबकि जनवरी माह में स्थलों पर दिखाई दे रहा था। जब जनवरी माह में दक्षिण गोलार्ध में यह उच्च वायुदाब हमें सागरों में दिखाई दे रहा है तो यहां स्थिति उल्टी हो जाती है। यहां जो उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी अधिक पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो धरातली भाग
धातुले स्वभाव के कारण जल्दी गर्म हो जाता है, विशेषतया मरुस्थलीय भाग, चाहे वो सहारा का हो, चाहे वो थार का मरुस्थल हो। तो यहां तापमान अधिक होने के कारण यहां का जो वायु दाब है वो कम हो जाता है, जबकि जलीय स्वभाव के कारण जलीय भाग में तापमान कुछ कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु दाब अधिक मिलता है, जैसा कि इस मानचित्र में हम देख पा रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में जब अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग, अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग, यहां अधिकतम वायु दाब मिलता है। यदि हम उत्तरी गोलार्ध में न्यूनतम वायु दाब की बात करें तो इस क्षेत्र में जो हमें न्यूनतम वायु दाब की समदाब रेखाएं दिखाई देती है वो थार का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, इन क्षेत्रों में हमें दिखाई देता, क्योंकि यह क्षेत्र मरुस्थलीय दशा होने के कारण अधिक तापमान की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप, अधिक ऊर्जा की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप यहां वायु दाब कम हो जाता है, और जिसका प्रमुख कारण रेत का स्वभाव है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो न्यूनतम तापमान 1002 मिलीबार, इसके अलावा 990 मिलीबार, और अधिकतम जो वायु दाब है दक्षिणी गोलार्ध में वो भी महासागरों में हमें मिलता है, चाहे वो दक्षिण अटलांटिक महासागर हो, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर हो, या दक्षिणी हिंद महासागर हो। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर अधिकतम वायु दाब मिलता है। कहने का अभिप्राय है कि इस मानचित्र को देखने पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम और न्यूनतम जो वायु दाब है वह महासागरों में हमें मिलता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थिति कुछ विपरीत है। न्यूनतम वायु दाब तो हमें धरातलीय क्षेत्र में मिलता है, महाद्वीपीय भाग में मिलता है, और न्यूनतम अधिकतम जो वायु दाब है वह महासागरीय भाग में हमें मिलता है, चाहे वह उत्तरी पश्चिमी जो अमेरिका महाद्वीप है उसके पश्चिम में उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर का भाग हो, चाहे उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग हो। तो जुलाई माह की समदाब रेखाओं के अध्ययन से हम यह तथ्य प्रकट कर सकते हैं, यह कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जो समदाब रेखाएं होती वो अक्षांशों के समानांतर होती है, एकदम सीधी होती है, सरल होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में विकृत गोलाकार समदाब कोशिकाओं के रूप में मिलती है, टेढ़ी मेढ़ी मिलती है, विकृत रूप में मिलती है, और इस विकृति का प्रमुख कारण स्थल और जल का मिलन क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं स्थल पर। जब हमने देखा था तो वहां पर हमने देखा था कि जो वायु दाब था वहां कम वायु दाब का क्षेत्र हमें उत्तरी गोलार्ध का जो मरुस्थलीय भाग था वहां पर हमें दिखाई दिया, जबकि महासागरीय भाग में अधिकतम तापमान हमें मिलता। उत्तरी गोलार्ध में हमने मानचित्र में देखा कि वहां अधिकतम जो तापमान था
उसके जो क्षेत्र थे वो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर का क्षेत्र था, जहां पर अधिकतम तापमान प्राप्त हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल पर निम्न वायुदाब तथा सागरों में उच्च वायुदाब। दिखाई देता है हमें, जिसका मैंने आपको कारण बताया कि जब जुलाई के माह में जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस भूभाग में, इस भूमंडल पर, इस उत्तरी गोलार्ध में अधिक ताप की प्राप्ति होती। परिणाम स्वरूप धरातलीय स्वभाव के कारण धरातल का जो भाग है वो जल्दी गर्म होता है, और गर्म होने के फलस्वरूप ताप की अधिकता के कारण वहां की जो हवाएं हैं वह विरल होकर ऊपर उठने लगती है, और उस क्षेत्र में वायुदाब कम हो जाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में न्यूनतम तथा अधिकतम जो भी वायुदाब हमें मिलता है समदाब रेखाओं के द्वारा, वो सब सागरों में ही हमें मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम और न्यूनतम जो जुलाई माह की समदाब रेखाएं, वह हमें महासागरों और सागरों में ही दिखाई देती है, जिसका प्रमुख कारण उस क्षेत्र में सूर्य की जो किरणें हैं उनका तिरछा पड़ना, जलीय धाराओं के कारण उस भाग में अधिक ताप की प्राप्ति होना, अधिक गर्म हो जाना, जबकि अंटार्कटिका जैसे महाद्वीपीय भागों के कारण सूर्य की तिरछी किरणों के परिणाम स्वरूप न्यूनतम तापमान भी हमें इन क्षेत्रों में मिलता है, और जब न्यूनतम तापमान मिलता है तो यहां अधिक वायुदाब की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमने देखा जो वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण था वह किस प्रकार समदाब रेखाओं के द्वारा मानचित्र में हमें दृष्टिगोचर अवलोकित किया, तो हमने पाया कि यहाँ जो समदाब रेखाएं उनकी स्थिति कुछ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कुछ विपरीत स्वभाव की है, और उस सब का कारण स्थल और जल का मुख्य कारण। धन्यवाद।